डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दो शब्दों से मिलकर बना है, माइटो प्लस कॉन्ड्रिन। ये दोनों शब्द ग्रीक शब्द से लिए गए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को थ्रेड कहते हैं तथा कॉन्ड्रिन को ग्रेनुल्स। थ्रेड मीन्स धागा, ग्रेनुल्स मीन्स कण। ऐसा कण जो धागे के समान दिखाई पड़ता है उसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में कोलिकन ने कीटों की रेखित पेशियों में देखा तथा 10 साल बाद 1890 ईस्वी में अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट नाम दिया, क्योंकि यह कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पन्न करती है। ऊर्जा उत्पन्न करती है तो इन्होंने बताया कि यह ऊर्जा तभी उत्पन्न हो सकती है जब यह कोशिका के अंदर ब्लास्ट करेगी, इसलिए इसका नाम अल्टमान ने बायोब्लास्ट रखा। तथा अल्टमान के 7 वर्ष बाद 1897 ईस्वी में सीवेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो कोलिकर 1880, 10 साल बाद 1890 ईस्वी में अल्टमान तथा 7 साल बाद 1897 में सीवेंडा आए। इसकी जो संरचना होती है यह रॉड शेप्ड होती है या फिलामेंटस होती है या स्फेरिकल होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को एक दूसरे नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है कॉन्ड्रियोसोम। जो इसकी लंबाई होती है यह 3 to 5 म्यूमीटर होती है तथा इसका डायमीटर या इसका व्यास 0.5 to 1 म्यूमीटर होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है यह दोहरी भित्ति का बना होता है। इसमें 2 भित्तियाँ पाई जाती हैं, एक भित्ति आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाली भित्ति को इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है यह चिकनी होती है तथा इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ प्रवर्ध बना लेते हैं। तो इन प्रवर्ध को क्रिस्टी कहा जाता है और इस क्रिस्टी पर छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई पड़ते हैं, पाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है F1 पार्टिकल। जो F1 पार्टिकल हैं ये नीचे की तरफ पतले और ऊपर की तरफ कैप के समान दिखाई पड़ते हैं। जिस प्रकार से कील होती है, कील ऊपर की तरफ संरचना गोल रहती है और नीचे की तरफ पतली धागे की समान संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं। इस प्रकार से इसमें 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। जो ऊपर का गोल संरचना है इसे हेड कहा जाता है और नीचे का जो भाग है स्टाल कहा जाता है। क्रिस्टी से जो भाग जुड़ा रहता है इसे बेस कहते हैं। अर्थात जो क्रिस्टी है, क्रिस्टी के ऊपर जो ग्रेनुल्स हैं, इन ग्रेनुल्स पर 3 भाग, एक है बेस आधार और जो पतला तंतुओं संरचना है इसे स्टॉक और जो गोल संरचना है इसे हेड कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक तरल द्रव्य भरा रहता है जिसका नाम मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे राइबोसोम, डीएनए आदि कोशिकांग उपस्थित होते हैं। डीएनए और आरएनए, मुख्य रूप से डीएनए उपस्थित के कारण इसमें स्वतः जनन करने की क्षमता होती है, इसलिए इसे सेमी ऑटोनॉमस कहा जाता है, अर्थात अर्धस्वायत्त कोशिकांग के नाम से भी जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो दोनों मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में खाली स्थान होता है। इस खाली स्थान को कहा जाता है इंट्रा मेम्ब्रेनस स्पेस। इंट्रा मेम्ब्रेनस स्पेस होते हैं। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो उसका आंतरिक संरचना किस प्रकार से दिखाई पड़ती है। तो
अगर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखने पर फ्री बेसलिंग और मूलर थेलर ने बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन, यह मेम्ब्रेन आगे की तरफ ट्यूबुलाइज नलिकाकार संरचना बना लेती है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। जब यह पादप की बात करते हैं तो उन्हें ट्यूबुलाई या नलिका कहते हैं, और इसे जब जंतु का अध्ययन करते हैं तो इसे कहा जाता है क्रिस्टी। ट्यूबुलाई को दूसरा नाम कहते हैं माइक्रोबिलाई। माइक्रोबिलाई या ट्यूबुलाई जो होती हैं ये पादप कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, और क्रिस्टी जो होती है यह प्लांट एनिमल सेल में पाई जाती है। जो क्रिस्टी है, क्रिस्टी के ऊपर जो शीर्ष भाग है, हेड भाग है, या हेड भाग लगभग 70 से 100 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है, तथा दो क्रिस्टियों के बीच की दूरी, जो इनकी डिस्टेंस देखेंगे, ये डिस्टेंस जो होती है 100 एंगस्ट्रॉम होती है, 100 एंगस्ट्रॉम होती है, और इनके बीच में दोहरी परत पाई जाती है। जैसे हम लोग तरल मोज़ेक मॉडल का अध्ययन कर चुके हैं कि तरल मोज़ेक मॉडल में कि बाहर की तरफ प्रोटीन, फास्फोलिपिड, फिर फास्फोलिपिड, उसके अंदर जो होती है प्रोटीन पाई जाती है। उसी संरचना को अगर हम देखें यहाँ पर दिखाई पड़ेगी, जो सबसे बाहर की परत है ये प्रोटीन की है, उसके नीचे लिपिड लेयर, उसके नीचे फिर लिपिड लेयर, और उसके नीचे फिर से प्रोटीन लेयर पाई जाती है। तो कुल मिलाकर के जो क्रिस्टी है, क्रिस्टी में प्रोटीन और लिपिड, फास्फोलिपिड से मिलकर के बनी होती है। पैकर ने बताया, पैकर एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने बताया कि जो क्रिस्टी है, क्रिस्टी पर एटीपी सिंथेसेस एंजाइम्स पाया जाता है, जो एटीपी के निर्माण में भाग लेता है, और यह उपापचयी और रेस्पिरेटरी चेन उपस्थित होते हैं, जिनके माध्यम से सांस और भोजन का ऑक्सीकरण होता है। और भोजन का जो ऑक्सीकरण होता है वह ऑक्सीकरण जो रेस्पिरेटरी चेन होती है, इस रेस्पिरेटरी चेन के माध्यम से ऑक्सीजन अंदर जाती है और ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं। ग्लूकोज को ब्रेक करने के बाद इनमें से ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलती है। हम लोग इसमें दूसरा स्टेप पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, या ऊर्जा घर या ऊर्जा गृह कहा जाता है, क्योंकि यह ऊर्जा उत्पन्न करने का काम करती है। माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन की क्रिया संपन्न होती है। यह एरोबिक रेस्पिरेशन की क्रिया में जो कार्बोहाइड्रेट है, यह कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन के उपरांत एडीपी ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और एटीपी का निर्माण करता है, और एटीपी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। यह पूरी क्रिया संपन्न होने में 3 चरण लगते हैं। नंबर 1 क्रेब्स साइकिल, नंबर 2 रेस्पिरेटरी चेन, नंबर 3 फास्फोरिलेटिंग सिस्टम। क्रेब्स साइकिल में जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन से सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम लगा रहता है। यह डिहाइड्रोजनेज एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड और इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, यह इलेक्ट्रॉन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आकर के ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं, और ऑक्सीजन के साथ जुड़ने पर जल को बाहर निकालते हैं। तथा फास्फोरिलेशन सिस्टम में एटीपी का निर्माण करते हैं। एटीपी का जो निर्माण होता है, जो क्रिस्टी है या एफोन के कण हैं,
उन कण पर एटीपी सिंथेटेज एंजाइम उपस्थित होते हैं। ये एटीपी सिंथेटेज एंजाइम एटीपी को निर्माण करने में सहायता करते हैं।